नाम आया था आपको यूनिवर्सिटी विट्स में। टॉमस सैकविल डिड नॉट राइट मच। टॉमस सैकविल ने कविता के नाम पर बहुत विशेष कुछ नहीं लिखा, but his significant work, The Mirror of Magistrates and Induction, contributed to the improvement of versification and metrical side of the poetry. लेकिन इसने कंट्रीब्यूट किया कविता लिखने की कला पर। बहुत विशेष नहीं लिखा, लेकिन फिर भी कुछ तो इसने लिखा ही। इतना याद नहीं रहेगा तो आपको सिर्फ नाम लिख देना है और काम चला लेना। There is an excess of misery and gloom in his poetry. इसकी कविताओं में दुख का भाव बहुत अधिक व्यक्त हुआ है। Excess of misery and gloom, उदासी। George Gascoigne wrote the first regular verse satire, The Steel Glass, इसने लिखा, जिसमें पहली बार व्यंग का इस्तेमाल किया गया है। Satire, व्यंग, has all the lyrical quality of Elizabethan song, और इसकी कविताओं में लिरिकल क्वालिटीज शामिल थी। His Flowers, Herbs and Weeds is noteworthy poem, is a noteworthy poem की, is a noteworthy poem, is a noteworthy poem. He also prepared a little treatise. Treatise means essay रख लीजिए आप, on versification. Versification की कविता कैसे लिखें, इस पर इसने एक essay भी लिखा था, Note of Introduction for Writing of English Verse. इतनी बातें याद नहीं रहेंगी आपको। आपको एग्जामिनेशन में 150 वर्ड्स का क्वेश्चन आएगा, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एलिजाबेथन पोएट्री। सिर्फ ऐसा करके क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में लिखिएगा, ऊपर वाला पैराग्राफ लिखिएगा, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण पोएट्स हैं उनका नाम लिख लीजिएगा। एक आध की कविता आपको याद पड़ती है तो वो लिख लीजिएगा। वायट एंड हेनरी हावर्ड को नहीं भूल सकते हैं, फिर सर फिलिप सिडनी को भी आप नहीं भूल सकते, इनका नाम जरूर लिखिएगा। सैकविल भूल जाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Was a commanding literary figure of this age. इस युग का एक महत्वपूर्ण लिटरेरी फिगर था सर फिलिप सिडनी। इसका जिक्र बार बार आएगा आपको आगे की पढ़ाई में भी। His fine achievements in poetry is Astrophel and Stella. याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। इसकी प्रसिद्ध रचना थी, इसकी प्रसिद्ध कविता संग्रह थी, या वॉल्यूम ऑफ पोएट्री भी जिसको बोलते हैं। इसकी प्रसिद्ध वॉल्यूम ऑफ पोएट्री थी एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, अ कलेक्शन ऑफ 108 लव सोनेट्स, जिसमें इसने 108 लव सोनेट्स लिखे। इसमें जिक्र ये क्या करता है, इस कविता में जिक्र ये क्या करता है, क्या चीज के बारे में ये कविताएं हैं। These poems are addressed to his beloved Penelope. सर फिलिप सिडनी पेनेलोप नाम के एक लड़की से प्रेम करता था जो अर्ल की बेटी थी, लेकिन इसे अपनी बात कहने में डर लगता था, क्योंकि अर्ल की बेटी पेनेलोप ने इसका प्रेम स्वीकार नहीं किया तो फिर गला कटने का डर था, क्योंकि इसी अर्ल के कोर्ट में ये नौकरी भी किया करता था, कोर्टियर था, सोल्जर था। तो इसने कविता लिखना शुरू किया और अपनी कविता में अपने नाम के बजाय उसने एक काल्पनिक नाम रख लिया, और पेनेलोप के नाम के बजाय भी उसने एक काल्पनिक नाम रख लिया और कविता लिखता था। कविता लिखने के बाद यह अपनी कविताएं पेनेलोप के
पास भेज देता था पढ़ने के लिए, इस उम्मीद में कि अगर पेनेलोप ने इसके प्रेम को समझ लिया तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर पेनेलोप गुस्सा हो जाएगी कि तुम क्यों कविता लिख रहे हो मेरे प्रति प्रेम करके, तो ये साफ इनकार कर देगा कि यह तुम्हारे बारे में नहीं है, किसी अन्य लड़की के बारे में। तो इस प्रकार से यह अपनी कविताएं लिख रहा था, इस प्रकार से यह अपनी कविताएं लिख रहा था। अपनी कविताओं में इसने टर्म इस्तेमाल किया, दीज पोएम्स आर एड्रेस्ड टू हिज बिलवेड पेनेलोप। अपनी कविताओं में इसने पेनेलोप का जिक्र किया है, हु इज कंपेयर्ड टू ए स्टार, जिसकी तुलना एक तारे से की गई है, एंड सिडनी हिमसेल्फ इज ए स्टार लवर। और उस कविता में सिडनी अपने आप को प्रेजेंट करता है उस तारे के प्रेमी के रूप में, और अपना नाम रख लेता है एस्ट्रोफेल, और पेनेलोप का नाम रख लेता है स्टिला। These poems made Sydney the greatest Elizabethan sonneteer after Shakespeare. Sonneteers नहीं होगा, sonneteer होगा। इस कविता संग्रह से, कौन सी कविता संग्रह से? एस्ट्रोफेल एंड स्टेला से। It was a volume of poems which contained 108 love sonnets. And in these love sonnets, Philip Sidney expressed his love towards his beloved Penelope. तो ये कविताएं इतनी अच्छी थी कि शेक्सपियर के बाद अगर कोई महानतम पोएट हुआ है तो वो सर फिलिप सिडनी हुआ है। तो आप सर फिलिप सिडनी को नहीं भूल सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। एलिजाबेथन एज में फिर एडमंड स्पेंसर आता है, आप एडमंड स्पेंसर को भी नहीं भूल सकते हैं। Was the poet's poet. एडमंड स्पेंसर के बारे में बोला जाता है कि यह कवियों का कवि था, महान कवि था। His career began with the publication of the Shefford Calendar. इसने बतौर कवि अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी एक कविता लिख करके जिसका नाम था शेफर्ड्स कैलेंडर। His other notable poems are Mother Hubbard's Tale and Amorety. कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। द लैटर, एमोरेटी एक बेहद फेमस कविता है। एमोरेटी, द लैटर इज अ सीरीज ऑफ 88 सॉनेट्स। एमोरेटी में इसने 88 सॉनेट्स लिखे हैं। His other poems are Colin Cloud Comes Home Again and Epithalamion। जितना याद रह जाए आपसे। जॉन डन, जब एलिजाबेथन पोएट्री लिखते हैं आप तो जॉन डन का नाम भी नहीं भूल सकते हैं। जॉन डन वॉज वन ऑफ द रिमार्केबल। अब जॉन डन का टाइम देखिए, 1572 से 1631, और एलिजाबेथन एज कब खत्म हो गया था? 1603 में। 1603 में। फिर भी इसको एलिजाबेथन पोएट ही माना जाता है क्योंकि उसी ट्रेंड में ये लिख रहा था। He was also one of the remarkable figures of the Elizabethan age. इस युग का एक इंपॉर्टेंट पोएट था। In fact, the age of Donne was an age of transition. दरअसल जॉन डन जिस युग में कविताएं लिख रहा था यह ट्रांजिशन का युग था, युग परिवर्तन हो रहा था, युग जा रहा था एलिजाबेथन एज से किस ओर? जैकोबियन एज की ओर, और फिर जैकोबियन एज से जा रहा था कैरोलाइन एज की ओर। स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन द एज ऑफ शेक्सपियर एंड द जैकोबियन एज, ये मोटे तौर पर कविता लिख रहा था शेक्सपियर और जैकोबियन एज के बीच में। व्हेन डिड शेक्सपियर डाई? 1616 में शेक्सपियर मर गया था, और ये 1616 से 1631 के बीच मोटे तौर पर इसने जैकोबियन एज के दौरान ही कविताएं। आवाज बंद करो। He was the greatest metaphysical poet in English poetry. यह मेटाफिजिकल पोएट था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जॉन डन कैसा कवि था, तो he was a metaphysical poet। मार्जिन में लिख लीजिए आप,
मार्जिन में लिख लीजिए फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ये फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री था, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ये प्रश्न बार बार पूछता है। तो ये महानतम मेटाफिजिकल पोएट था इंग्लिश पोएट्री का। अब मेटाफिजिकल किसको कहते हैं, तो इस विषय पर फुल आंसर हम लोग आगे पढ़ लेंगे। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब होता है बॉडी। तो वे सारे विषय जो हमारे शरीर के परे है, अगर उन विषयों पर कविता लिखी जा रही है तो ऐसा कवि मेटाफिजिकल पोएट कहलाएगा। तो हमारे शरीर के परे क्या है, हमारे शरीर के परे आत्मा है, हमारे शरीर के परे गॉड है, हमारे शरीर के परे लव है, एनिमिटी है, इस तरह के भाव है। तो इन विषयों पर यह कविता लिखता है। ये ऑब्जेक्टिव का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही रोट सॉनेट्स, लिरिक्स, एलिजीज, शोक गीत भी इसने लिखे, सटायर व्यंग भी लिखे, और रिलीजियस पोएम्स भी इसने लिखे हैं। धार्मिक कविताएं भी इसने लिखी है। हिज फेमस सटायर इज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल नाम की कविता इसने लिखी थी, व्यंग है। His love poems are songs and sonnets, and his famous religious poems are holy sonnets and lyrics such as A Hymn to God the Father. He was indeed a singular original poet of the age. एक महत्वपूर्ण कवि था। तो इससे ऑब्जेक्टिव मेटाफिजिकल पोइट्री पर प्रश्न करेगा। नेक्स्ट इज विलियम शेक्सपियर। भूल सकते हैं इसको क्या? नहीं सर, ये तो और इम्पोर्टेंट है। No, sir. No, sir. Was the greatest poetic figure of the age. महानतम कवि था अपने युग का। ऐसे ये महानतम नहीं था, महानतम तो जॉन डन था। लेकिन क्या करेंगे, आंसर तो लिखना ही है। His sonnets which are 154 in numbers. ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि इसने कितने सॉनेट्स लिखे हैं। 150, 145, 120 और 154, 154। इसने 154 सॉनेट्स लिखे हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। His 126 sonnets are, सॉनेट कितनी लाइन का होता है? 14 line. 14 लाइन। 126 sonnets are addressed to a young and handsome man. इसने अपनी 126 कविताओं में एक युवा और आकर्षक व्यक्ति को संबोधित किया है, अपने मित्र। विलियम शेक्सपियर का एक मित्र था जिसका नाम था मिस्टर WH। जहां पर हैंडसम मैन लिखा हुआ है, उसके बाद लिख लीजिए W कैपिटल से और H कैपिटल से, मिस्टर WH। हैंडसम मैन मिस्टर WH, विलियम हर्बर्ट नाम के अपने मित्र को संबोधित किया है अपनी कविताओं में। Who has been interpreted as the Earl of Southampton, जिसके बारे में बोला जाता है कि वह साउथहैम्पटन का अर्ल था। कुछ लोग बोलते हैं कि यह पेम्ब्रोक का अर्ल था, पेम्ब्रोक का अर्ल था, PEMBROKE, पेम्ब्रोक का अर्ल था। लेकिन साउथहैम्पटन वाली बात ज्यादा लोकप्रिय है। तो 126 सॉनेट्स में इसने अपने दोस्त को संबोधित किया है जिसका नाम था मिस्टर WH, और दोस्ती की बातें की है, दोस्त के बारे में बातें की है। In next 26 sonnets, the next 26 sonnets are addressed to a dark lady. अगली 26 कविताएं एक डार्क लेडी को संबोधित की गई हैं, एक महिला को संबोधित की गई है जिससे शेक्सपियर प्रेम करता था। लेकिन यह डार्क लेडी जो है शेक्सपियर को धोखा दे करके
और शेक्सपियर के अमीर मित्र मिस्टर WH से विवाह कर लेती है। Who betrayed the poet for the young man? In these sonnets, शेक्सपियर अनलॉक्स हिज हार्ट। ये लाइन याद रखिएगा। इन कविताओं में शेक्सपियर अपनी सोच अपने बारे में बतलाता है। अनलॉक्स हिज हार्ट मतलब दिल का ताला खोल देता है। अनलॉक्स मतलब अपने बारे में बतलाता है। He also wrote some fine lyrics in his dramas, और अपने ड्रामाज में भी इसने कुछ अच्छी कविताएं लिखी। On the whole, कुल मिला जुला करके poetry was the most popular, significant and representative literary stream in the Elizabethan age की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। Some of the best sonnets, songs and lyrics in the history of English literature have been written in this age. इसी युग में लिखे गए थे। आपसे अगर फुल लेंथ क्वेश्चन पूछता है, जो कि पूछना नहीं चाहिए, तो फिर आप इस कंप्लीट आंसर को लिखेंगे। अगर आपसे 150 वर्ड्स में पूछता है, तो आपसे पूछेगा राइट अ नोट ऑन एलिजाबेथन पोइट्री, तो फिर क्या लिखेंगे आप पहला पैराग्राफ लिखेंगे और 2-4 कवियों का नाम लिखिएगा एलिजाबेथन एज के, और उन 2-4 कवियों ने कौन कौन सी कविताएं लिखी है इस बारे में आप बात कीजिएगा। एक दो कविताओं का नाम भी आप लिख दीजिएगा, जिनमें से आप किसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप टॉमस वाइट को नहीं छोड़ सकते हैं, आप हेनरी हावर्ड को नहीं छोड़ सकते हैं, आप जॉन डन एडमंड स्पेंसर को नहीं छोड़ सकते हैं, आप फिलिप सिडनी को नहीं छोड़ सकते हैं, जॉन डन को नहीं छोड़ सकते हैं, और विलियम शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इनके बारे में कितना कितना लिखिएगा। आप केवल पासिंग रेफरेंस दीजिएगा। पासिंग रेफरेंस मतलब आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि सर टॉमस वाइट, हेनरी हावर्ड, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी एंड विलियम शेक्सपियर आर ग्रेट पोएट्स ऑफ द एलिजाबेथन पोएट्री। बस इतनी सी जिक्र आप करेंगे, आपका 150 वर्ड्स पूरा हो जाएगा। अगर पूरा नहीं होता है तो इनकी एक एक कविताओं का नाम लिख दीजिए। आप लिख दीजिए कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखा, तो ऐसे कर सकते हैं। जॉन डन वॉज फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ये लिख दीजिए, तो 150 वर्ड्स तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री स्लैश कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। उसके बाद आपको एलिजाबेथन पोइट्री में पूछ देगा प्रश्न की विलियम शेक्सपियर के कंट्रीब्यूशन पर लिखिए, तो 150 वर्ड्स पूरा कर दीजिएगा, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलिए आइए मेटाफिजिकल पोइट्री पर। मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल पोइट्री की क्या विशेषताएं हैं, या कौन सा महत्वपूर्ण मेटाफिजिकल पोइट हुआ है, ये लिखिएगा। और अगर मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में किसी एक पोइट पर प्रश्न पूछता है तो किस पर पूछेगा? जॉन डन। तो इतना तो आप लोग को आ गया है, आप लोग सीख चुके हैं। देखिए आंसर देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री हैज इट्स ओरिजिन इन द अर्ली जैकोबियन एज। मेटाफिजिकल पोइट्री की शुरुआत हुई थी अर्ली जैकोबियन एज में। तो जैकोबियन एज की कब शुरुआत हुई थी, ये बता दीजिए हमको।
सर 1603 से 1625 1625 1603 से 1603 से 1625 5 ये जैकोबियन पीरियड। और अर्ली जैकोबियन पीरियड का क्या मतलब है? 1603 की 1625 1603 1603, 4, 5 इत्यादि में लिखा गया था अर्ली जैकोबियन पीरियड में। अगर आप ज्यादा स्प्रेड करते हैं, ऐसा तो नहीं था कि जब जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ मरेगी उसके बाद ही से लिखना शुरू करेंगे। ऐसा भी नहीं था। तो मोटे तौर पर इस तरह की कविताएं जो थी वो लिखी जानी शुरू हो गई थी 1590 से लेकर के, और 1590 से लेकर के और 1660 के बीच में लिखी जा रही थी। 1660 के बीच में लिखी जा रही थी। अब ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में मेटाफिजिकल कविताएं नहीं लिखी जाती है। मेटाफिजिकल कविताएं तो आज की तारीख में भी लिखी जाती, आज की भी तारीख में लिखी जा रही है। एलिजाबेथन एज में भी लिखी जा रही थी। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री जो है बस इसी पीरियड में लिखा गया है, इसके बाद नहीं लिखा गया है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। हर युग में लिखा जाता है मेटाफिजिकल कविता। कैसे? तो आप इस शब्द को समझ जाइएगा, मेटाफिजिकल को समझ जाइएगा, तो अपने आप समझ जाइएगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री सभी युगों में लिखा जा रहा था। द वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, द वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब के परे, के परे। बल्ब लगाने के लिए बल्ब के होल्डर तक आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? द होल्डर इज बियॉन्ड योर रीच। होल्डर आपके पहुंच के परे है। और बियॉन्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट एंटोनिम Near. हाँ, Near. हाँ देवी बोलो। So near. नहीं सुनाई पड़ रहा। बियॉन्ड का ऑपोजिट हो जाएगा विद इन। विद इन। द होल्डर इज विद इन माई रीच। यही ना हो सकता है, मेरे पहुंच के अंदर है। तो मेटा मीन्स बियॉन्ड होता है। फैन चलाते हैं तो आवाज में दिक्कत होती है, फैन बंद करते हैं तो बड़ी गर्मी लगती है, तो परेशान हैं हम। एंड द वर्ड फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर। और फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल नेचर, या हमारा शरीर, बॉडी। तो ऐसा कोई सा भी विषय जो हमारे शरीर के परे हो। अगर प्रेमिका की सुंदरता पर कविता लिखी जा रही है तो यह मेटाफिजिकल विषय हो सकता है। यस सर। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रेमिका के बॉडी के ऊपर कविता लिखी जा रही है। प्रेमिका के बाल के ऊपर कविता लिखी जाएगी तो यह मेटाफिजिकल विषय होगा। नहीं सर, होगा। प्रेमिका के ड्रेस के बारे में लिखा जा रहा है तो क्या ये मेटाफिजिकल कविता होगी? नहीं। प्रेमिका के मोबाइल के बारे में कविता लिखा जा रहा है तो क्या ये मेटाफिजिकल पोएम होगा? चुप हो गया। नहीं होगा इस नहीं होगा। लेकिन प्रेमिका के मन की सुंदरता के बारे में लिखा जा रहा है तो क्या ये मेटाफिजिकल विषय होगा? यस सर। Yes. प्रेमिका के शाश्वत प्रेम, इटर्नल लव के बारे में बातें हो रही है तो क्या ये मेटाफिजिकल विषय होगा? यस सर। This term was first used by John Dryden.
पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल जॉन ड्राइडन ने किया था। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि पहली बार हु यूज्ड दिस टर्म, तो पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल जॉन ड्राइडन ने किया था। लिंक अगर टूट जाएगा तो रिकनेक्ट होइएगा, ध्यान रखिएगा। लिंक टूट जाएगा तो रिकनेक्ट होइएगा। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल जॉन ड्राइडन ने किया था, जॉन ड्राइडन ने किया था। नाम सुना हुआ है जॉन ड्राइडन का? यस यस सर। सर। पोइट्री। जॉन ड्राइडन ने जब जॉन डन की कविताओं को पढ़ा तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोला कि आसानी से समझ में ही नहीं आती है बात। क्या लिखा है जॉन डन, वो जॉन डन ही जाने, हमको तो समझ में नहीं आता है। दिस टर्म वॉज यूज्ड इन कंटेम्प्ट, और प्रशंसा में लिखा था। क्या जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिकल शब्द का प्रयोग प्रशंसा में किया था या निंदा में किया था? कंटेम्प्ट, निंदा में किया था, मजाक उड़ाने के लिए किया था कि जो जॉन डन लिखता है भैया वही लिखे वही समझे, मेरे बस की तो बात नहीं है। तो वह मजाक उड़ा रहा था जॉन डन की कविताओं का, रादर देन एज अ यूलॉजी टू डन्स म्यूज। डन के कविताओं की प्रशंसा वो नहीं कर रहा था। यूलॉजी मीन्स प्रेज, एडमायर, प्रशंसा नहीं कर रहा था, बल्कि वह जॉन डन के कविताओं की मुश्किलात का मजाक उड़ा रहा है। जॉन ड्राइडन जॉन डन की कविताओं को पढ़ता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि इन कविताओं को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता। उसने एग्जैक्टली कहा क्या? जॉन डन ने एग्जैक्टली कहा कि ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, कि जब जॉन डन की कविताओं को पढ़ते हैं तो वह हमारे मेटाफिजिक्स को थका डालता है, हमारे दिमाग को थका डालता है। बेहद बोरियत भरी और बेहद मुश्किल कविताएं। तो पहली बार इस शब्द का प्रश्न आपसे पूछेगा, हु यूज्ड द टर्म मेटाफिजिकल फर्स्ट, तो किसका नाम आएगा? जॉन ड्राइडन का। लेकिन जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट किसने कहा? जॉन ड्राइडन नहीं कहा, इसलिए हम पूछ लिए आपसे। लेटर ऑन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन मतलब सैमुअल जॉनसन, जिसने पहली डिक्शनरी कंपाइल की इंग्लिश की, क्रिस्टन मतलब होता है नेम्ड। डन एंड हिज फॉलोअर्स, डन एंड हिज फॉलोअर्स एज, डन एंड हिज फॉलोअर्स एज मेटाफिजिकल पोएट्स। बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन डन और जॉन डन की तरह कविता लिखने वालों को मेटाफिजिकल पोएट्स बोला। एक बार फिर से हम आपसे प्रश्न पूछ दे रहे हैं कि पहली बार मेटाफिजिकल शब्द का प्रयोग जॉन डन की कविताओं के लिए किसने किया? किसने किया? सर पहले बार ड्राइडन सर। डॉक्टर जॉनसन। पहली बार जॉन डन के लिए मेटाफिजिकल शब्द का प्रयोग जॉन ड्राइडन ने किया, और पहली बार जॉन डन और जॉन डन के साथियों को मेटाफिजिकल पोएट्स किसने बोला? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इस बात को आप वापस समझ लीजिए। बोल रहे हैं हम कि आप लोग मूर्खों जैसे हैं, आप लोग मूर्खों जैसे हैं। तो पहली बार आप लोगों को मूर्खों जैसा किसने कहा? मैंने। यस सर। और जब आप प्रिंसिपल
प्रिंसिपल के पास गए कंप्लेन लेकर के कि आरपी सिन्हा सर तो हम लोगों को मूर्खों जैसा बोलते हैं, तो प्रिंसिपल बोला कि तुम लोग मूर्खों जैसा नहीं हो, मूर्ख ही हो। तो पहली बार मूर्खों जैसा किसने इस्तेमाल किया शब्द, और पहली बार आप लोगों को मूर्ख किसने कहा? तो अंतर है दोनों में। पहली बार मेटाफिजिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था, मेटाफिजिकल शब्द का इस्तेमाल किया था जॉन ड्राइडन ने, और जॉन ड्राइडन और उसके साथियों को मेटाफिजिकल पोएट किसने कहा? तो सैमुअल जॉनसन ने। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है और इस ऑब्जेक्टिव में गच्चा खा जाइएगा, ज्यादा स्मार्ट बनिएगा, गच्चा खा जाइएगा। और ये पूछेगा द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मेन ऑफ लर्निंग। अब मेटाफिजिकल कविता की विशेषताएं क्या है? आपसे प्रश्न पूछेगा, 150 वर्ड्स में आंसर कीजिए। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन मेटाफिजिकल पोएट्री। आपसे प्रश्न पूछेगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा और आपको 150 वर्ड्स में ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। अगर फुल लेंथ पूछ दिया तो बात और है, ऐसे फुल लेंथ आपके कोर्स में नहीं है। मेरा काम है ज्यादा पढ़ाना आपको। द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मेन ऑफ लर्निंग। पहली विशेषता कि ये जो कवि लोग थे ये काफी पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। कविता दो आदमी लिखते हैं। आपके गांव में बकरी चराने वाला भी देखिएगा, बकरी चराते चराते अपनी कविता गाना गा रहा है, अपने से जोड़ दिया है और गाना गा रहा है। और दूसरी, कविता लिखने का काम पढ़े लिखे विद्वान लोग भी करते हैं। तो ये मेटाफिजिकल लोग जो थे ये विद्वान थे, मेन ऑफ लर्निंग थे, who took delight in showing their learning, जिन्हें अपनी विद्वता को दिखलाने में बड़ा मजा आता था। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे अपनी कविता में, ऐसे ऐसे मेटाफर का प्रयोग करते थे, ऐसी सिमिलीज का प्रयोग करते थे, ऐसी बातों का प्रयोग करते थे जो आम जनता के समझ में नहीं आए। और आम जनता के समझ में नहीं आए तो पढ़ने वाला क्या समझता था कि जॉन डन जैसा विद्वान तो कोई है ही नहीं। चरवाहा भी कविता लिखेगा और मैं भी कविता लिखूंगा। किसकी कविता समझने में मुश्किल होगा? किसकी कविता समझने में मुश्किल होगा? हाँ वाला सर, मेरी कविता। क्यों? क्यों? क्योंकि हम अपनी कविता में अपना पूरा ज्ञान डाल देंगे कि समझ में ही नहीं आया आपको। और चरवाहा बेचारा क्या गीत गाएगा? चरवाहा पेड़ के बारे में बात करेगा, मैदान में घास है कि मैदान में घास नहीं है, बकरी दूध दे रही है कि नहीं दे रही है। चरवाहा तो यही बात करेगा। और हम क्या बात करेंगे? हम अपने अनुभवों के बारे में बात करेंगे, वो अनुभव जो आप जानते ही नहीं है। तो इस तरह से मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे वो बड़े विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग होते थे। और जब पढ़े लिखे होते थे तो पढ़े लिखे लोग भी दो काम कर सकते हैं, या तो सरल लिखें या जानबूझ करके मुश्किल कर दें। तो ये जानबूझ करके मुश्किल कर देते थे। इन्हें बड़ा मजा आता था अपनी कविताओं को मुश्किल कर देने में कि आसानी से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। यहीं पर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली कनेक्ट होइए, तुरंत कनेक्ट होइए। हम लोग मुश्किल, आप जब सरस्वती पूजा का चंदा इकट्ठा करने जाते हैं तो लोगों से क्या बोलते हैं कि सरस्वती का चंदा दीजिए, सरस्वती का चंदा, सरस्वती बोलते हैं। तो ये एक सामान्य आदमी बोलेगा कि सरस्वती का चंदा दीजिए, और अगर बेहद पढ़ा लिखा आदमी जाएगा तो वो बोलेगा कि वीणा धारिणी की पूजा के लिए सहयोग कीजिए। अब समझते रहिए। अब अगर आपको नहीं मालूम होगा कि सरस्वती माता जो है हाथ में वीणा पकड़े हुए रहती है तो माथा पटकते रहिएगा, कुछ समझ में नहीं।
They took great delight in noble thoughts and expression. ये मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे, इन्हें उच्च कोटि के भाव और उच्च अभिव्यक्तियां बेहद पसंद थी और उन्हें मजा आता था ऐसा करने में। आम जनता नहीं समझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इन्हें इस तरह से अपनी कविता को मुश्किल बनाने में बड़ा अच्छा लगता था। They exploited the Elizabethan freedom and imagination. मोटे तौर पर यह कौन सा युग चल रहा था? मेटाफिजिकल पोएट्री का युग। मोटे तौर पर यह युग था 1590 से 1660। 1590 कौन सा युग था? ये एलिजाबेथन एज था। यस सर। मोटे तौर पर ये एलिजाबेथन एज था और एलिजाबेथन एज में कविता के क्षेत्र में बेहद तरक्की हुई थी। कवि लोग फ्री थे, जिस विषय पर चाहें उस विषय पर कविता लिखें, जैसी चाहें वैसी कविता लिखें। इमेजिनेशन, जो कल्पना करना चाहें वो कल्पना करें। तो इस बात का फायदा उठाया इन मेटाफिजिकल पोएट्स ने। दे एक्सप्लॉइटेड एलिजाबेथन फ्रीडम एंड इमेजिनेशन का इन लोगों ने प्रयोग किया एंड टुक डिलाइट इन वर्बल फैंसीज, और इन लोगों को बड़ा मजा आया। वर्बल फैंसीज में, वर्बल फैंसीज का मतलब आप बता दीजिए। इसी को बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट की मुश्किल। वर्बल फैंसीज का मतलब है कल्पना। किसकी सहायता से? फैंसीज मतलब होती है कल्पना। किसकी सहायता से? वर्बल, शब्दों की सहायता से यह कल्पना का जाल बुनते थे। तो मुश्किल हो गया तुरंत कि नहीं हुआ? इसके बदले में हम सिर्फ सिंपल शब्द लिख सकते थे, टुक डिलाइट इन इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन शब्द लिख सकते थे, लेकिन जानबूझ करके मुश्किल बना दिया गया कि हम इमेजिनेशन शब्द नहीं लिख करके और वर्बल फैंसीज लिख रहे हैं। तो इस तरह से मुश्किल बना देते थे मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी बातों। द यूज ऑफ फार-फेच्ड इमेजेस। मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वह फार-फेच्ड इमेजेस का प्रयोग करते थे। अब इमेजेस शब्द आप पढ़ चुके हैं सेम 1 में। चित्र, कौन सा चित्र? रंग और ब्रश की सहायता से बनाया हुआ चित्र या शब्दों से प्रस्तुत किया हुआ चित्र? शब्दों से प्रस्तुत हुआ चित्र। इनके चित्र जो होते थे वह फार फेच्ड होते थे। अब फार फेच्ड क्या बोला? अगर मुझको और आपको कविता लिखनी होगी तो हम अपने आसपास के माहौल से, आसपास के वातावरण से उदाहरण लेंगे, तुलना लेंगे। जैसे मुझे बताना होगा कि कोई काम असंभव है, तो क्या बोलेंगे हम? कि सूरज पश्चिम में उग जाए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, यही बोलेंगे। आपको समझने में कोई दिक्कत हुई? नो सर। नहीं। नो सर। लेकिन इसी बात को अगर मेटाफिजिकल पोएट्स को बोलना होगा तो मेटाफिजिकल पोएट्स बोलेगा कि शैतान के पैर में चीरा किसने लगाया ये आपको पता चल जाए, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। अब आप समझते रहिए। वो ये बोलेगा कि गिरते हुए तारे को आप कैच कर सकते हैं अपने हाथों में, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। आप समझते रहिए। तो वो सामान्य तुलनाओं का इस्तेमाल करेगा ही नहीं, वो फार फेच्ड इमेजेस का प्रयोग करेगा। कॉम्पेरिजन्स मतलब तुलना, जिसको कंसीड भी बोला जाता है। अभी तुरंत हम बता देते हैं, हम पढ़ा चुके हैं।
वो करेगा ही नहीं, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मेटाफिजिकल वर्क्स। आप लोगों को पढ़ाए थे सेम 1 में कंसीट नाम का टर्म। यस सर। और उस टर्म में उदाहरण हम दिए थे कि जॉर्ज हर्बर्ट ने एक कविता लिखी है जिसमें उसने कहा है कि एक बोतल में सारे आंसू आ जाएंगे। ऐसी कोई बात की थी ना उसने। यस हम सर, लोग गॉड का बोलेंगे, हम लोग यही बोलेंगे कि दुख के सागर में डूबे हुए हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट बोलेगा कि हम दुख के बोतल में घुसे हुए हैं। समझते रहिए आप। वो ऐसी तुलना करेगा, ऐसे उदाहरण देगा, ऐसे मेटाफर का इस्तेमाल करेगा जो आपको आसानी से समझ में ही ना आए। जैसे एक कविता में आप लोगों को शायद इस साल है या हट गया है, कवि बोलता है कि माई वेजिटेबल लव, मेरा प्यार अमर रहेगा। हम और आप तो यही बोलेंगे कि मेरा प्यार अमर रहेगा, लेकिन पोएट बोलता है, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन बोलता है कि माई वेजिटेबल लव, वेजिटेबल लव मतलब मेरा प्यार कद्दू कोहड़ा करेला है? No, sir. नहीं। तो ये एक ऐसी तुलना है, एक ऐसा इमेज है जो आसानी से आपको समझ में ही नहीं आएगा। वेजिटेबल का मतलब होता है रूटेड, स्थिर, फिक्स्ड एंड रूटेड। मेरा प्यार तुम्हारे प्रति फिक्स्ड एंड रूटेड रहेगा, बदलेगा नहीं, तो आसानी से समझ में आएगा ही नहीं। इट ऑल्सो अमाउंट्स इन आर्टिफिशियलिटी ऑफ थॉट। मेटाफिजिकल पोएट्स जो कविता लिखेंगे उसमें स्वाभाविक विचार व्यक्त नहीं करेंगे, बल्कि बनावटी विचार व्यक्त करेंगे, बनावटी विचार व्यक्त करेंगे, सीधे सीधे कोई बात बोलेंगे ही नहीं। एंड हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन, और ऐसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग करेंगे जो हाइपरबोलिक हो। हाइपरबोलिक मीन्स ओवर स्टेटमेंट, बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया हो। हाइपरबोलिक टर्म भी पढ़ाए हैं सेमेस्टर 1 में। यस सर, एग्जीक्यूट कर। सीधी सीधी बात हम बोलेंगे कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रति युगों युगों तक रहेगा, या जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा प्यार तुम्हारे प्रति रहेगा। ये हम और आप बोलेंगे, लेकिन मेटाफिजिकल पोएट क्या बोलेगा कि 100 इयर्स में तुम्हारे आंखों के सौंदर्य की तारीफ करूंगा, 100 इयर्स तुम्हारे ललाट के सौंदर्य की तारीफ करूंगा, 200 इयर्स प्रत्येक वक्ष की तारीफ करूंगा, और शेष शरीर के लिए मैं 30,000 साल प्रयोग करूंगा। शेष शरीर के लिए मैं 30,000 साल तुम्हारी तारीफ करूंगा। तो सीधी कोई बात ही नहीं करेगा। यह भी हाइपरबली है, और यही उदाहरण हम आपको पढ़ाए थे सेमेस्टर 1 में। Yes, sir. पिछली पढ़ाई को नहीं भूल सकते हैं, हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं। आप अपनी पिछली पढ़ाई जितना ध्यान रखिएगा, आगे उतना काम आसान होगा। ऑब्स्क्यूरिटी, अस्पष्टता, ऑब्स्क्यूरिटी, अस्पष्टता। एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है पता ही नहीं चलेगा। पूरी की पूरी कविता पढ़ लीजिएगा और आपको अंदाज ही नहीं लगेगा कि क्या बोलता है। अपनी प्रेमिका को प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। योकिंग हेट्रोजेनस आइडियाज। हल बैल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? यस सर। शहर के बच्चों ने नहीं देखा होगा, फोटो तो देखे होंगे, फिल्मों में तो देखे होंगे। अगर एक बैल बेहद तगड़ा लगा दिया जाए और दूसरा बैल मरियल टाइप का लगा दिया जाए तो क्या होगा?
हल चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। एक सामान्य और साधारण किसान को भी ये मालूम है कि हल में दोनों बैल जो हैं वह एक तरह के लगेंगे, दोनों बैल एक तरह के लगेंगे। लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स क्या करते थे? योग योग कहते हैं हल में बैलों को लगाना। यहां पर योग का मतलब है जोड़ना। ये लोग क्या करते थे? हेट्रोजेनस आइडियाज, दो बिल्कुल अलग अलग विचारों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। प्रेमिका की तुलना फूल से कीजिएगा, फूल की सुंदरता से कीजिएगा, या प्रेमिका की तुलना आप थेथर के पौधा से कीजिएगा। फूल की सुंदरता। प्रेमिका की तुलना गुलाब के फूल से कीजिएगा या कैक्टस के कांटा से कीजिएगा। गुलाब के फूल से कीजिएगा, कैक्टस के कांटा से तो नहीं कीजिएगा। तो ये लोग प्रेमिका की तुलना जो है कैक्टस के कांटा से कर देगा। ऐसी दो तुलनाएं कर देगा जो बिल्कुल उलट है। सफेद रंग की तुलना काला रंग से कर देगा, गर्म की तुलना ठंडा से कर देगा। तो दो अलग अलग आइडियाज को जोड़ देगा। एंड लोड्स ऑफ लर्निंग, और इतना ज्ञान अपनी कविता में भर देगा कि दिमाग खराब हो जाए, समझ में नहीं आएगा। उस समय तो डिक्शनरी भी नहीं आया था। डिक्शनरी कब आया? 14th सेंचुरी। डिक्शनरी कब आया? पढ़ा चुके हैं हम। 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी। कुछ बोल देना है। डिक्शनरी, पहला इंग्लिश का डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कंपाइल किया था। तो पता है लेकिन और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कब से कब तक था? ड्राइडन के बाद आया है। 4th सेंचुरी। तो उस समय तो डिक्शनरी भी नहीं थी। इतना ज्ञान भर देगा, गूगल भी नहीं था कि आप सर्च करके अंदाज लगा लीजिए कि क्या मतलब निकलता है। ये थी मुश्किल कविता। अब कैसे ज्ञान भर देता है? जॉन डन किस समय का था? कब का पोएट था? 1572 से 1633। अर्ली 17th सेंचुरी में ये न था। 1631 में ये मर गया था। इसकी कविता में अगर भारत की गंगा नदी का जिक्र हो तो कैसा लगेगा? इंग्लैंड के लोग को तो ये पता नहीं था। ऐसे जॉन डन ने नहीं किया है, ऐसा किया है एंड्रयू मार्वेल ने। 99% लोगों को यह नहीं मालूम था कि भारत नाम का कोई देश है और भारत में गंगा नदी जैसी कोई चीज है। लेकिन एंड्रयू मार्वेल ने अपनी कविता में जिक्र किया है गंगा नदी का। अब कोई कविता पढ़ेगा तो माथा ठोकते रहेगा ना कि ये क्या मतलब निकलता है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि गंगा मतलब क्या होता है? डिक्शनरी खोजेगा तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। डिक्शनरी तो थी नहीं उस समय। तो लोड्स ऑफ लर्निंग डाल देगा। दिस पोएट्स यूज्ड एवरीडे लैंग्वेज, लेकिन इनकी भाषा जो थी वो आम जन की प्रतिदिन की भाषा थी, दिन प्रतिदिन की भाषा थी, विथ कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट राइम्स। और इनका राइम स्कीम जो था वो बेहद जटिल हुआ करता था, ठीक वैसा ही जटिल एज देयर थॉट्स, जैसा उनके विचार हुआ करते थे। तो ये पैराग्राफ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री है। अगर आपसे पूछता है तो केवल ये पैराग्राफ लिखिए और 2, 4, 5 कवियों के नाम लिखिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका होगा? जॉन डन। The most reputed of the metaphysical poets, सबसे महत्वपूर्ण मेटाफिजिकल पोएट था जॉन डन, 1573 से 1631। He stands very high among the metaphysical poets. मेटाफिजिकल पोएट्स के बीच में यह महानतम कवि था।
In fact, he is the father of metaphysical poetry, of metaphysical school of poetry. इसको metaphysical school of poetry का जनक माना जाता है. Father means जनक. Metaphysical poetry इसी की देन थी. His poetry is remarkable for its concentrated passion. इसकी कविता बेहद अच्छी थी इमोशन के लिए. इमोशन की अधिकता थी इसकी कविता में. इंटेलेक्चुअल एजिलिटी, बौद्धिकता के लिए. ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बातें शामिल थी कि आम जन को समझ में नहीं आता था. एंड ड्रामेटिक पावर, और बेहद नाटकीय इसकी कविता हुआ करती थी. कोर्स में है, आपके पढ़ेंगे, अगर हटा नहीं तो पढ़ेंगे. He is well known for the elegies. इसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं the elegies, the anniversaries, songs and sonnets and divine poems. ये इसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं. यहीं पर छोड़ते हैं, फिर जॉर्ज हर्बर्ट से आगे बढ़ेंगे. हम लोग स्लो हैं, कोई शक की बात नहीं है कि हम लोग स्लो